नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें नून लीग पी पी और जे यू आई को एक एक नशिस्त मिली है। नून लीग को एक मिली है, पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली है। साथ ही साथ जे यू आई फेक और फजल रहमान का जो ग्रुप है उन्हें एक सीट मिली है। ने उन्हें कहा कि मैं कभी डील नहीं करूंगा, किसी से डील नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कौम मेरे साथ है, मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया, KPK में मुझे इंतखाब किया। वो मैं ज़रा आपको सुनाऊंगा। उन्होंने प्रॉपर ये कहा कि किसी आर्मी चीफ़ की इतनी बेइज्जती नहीं हुई, इतनी गाली किसी को नहीं पड़ी। मतलब आज तक तारीख़ में जितने आर्मी चीफ़ पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई, इतनी गाली उन्हें नहीं पड़ी। इसको अभी तक समझ नहीं आ रही इसके साथ क्या हो रहा है। मतलब इसको इतनी गाली पड़ रही। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शकरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की एक ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो आर्मी से मुतालिक है, पाकिस्तान आर्मी से मुतालिक है। ऑडियो में वो क्या क्या कह रहे हैं, किस किस को मुखातिब कर रहे हैं, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। और एक ख़बर जो है मेरे पास जेल से है। जेल में आज दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई है। किस किस की मुलाकात हुई है, क्या मुलाकात हुई है, और PTI ने एहतजाज की कॉल दी है। कब एहतजाज की कॉल दी है, कौन एहतजाज की क़यादत करेगा, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। और एक ख़बर मेरे पास इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह मैंने बताया था PTI की जो सीटें हैं, टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, वो छीनी है। छीनने के बाद आज कुछ जमातों में बांट दी गई है। किस जमात को कितनी सीट मिले है, इस पर आज इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले ख़बर जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता रहा था और कल ही उन्होंने एक फ़ैसला दिया था। 5 रुकनी जो कमेटी बिठाई थी, कमेटी ने यह फ़ैसला दिया था, 4-1 से ये फ़ैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंडर में है, उनके यहाँ जो है और असम्बली में, पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में, KP में या वफाक में जो उनके जो लोग हैं या जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर थी इलेक्शन कमीशन ने कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, या ख़वातीन की जो सीटें हैं या जो अक़लियत की जो सीटें हैं वो हमें दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त तो दायर की, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हक़दार नहीं है, उन्हें सीटें नहीं मिल सकती। ये फ़ैसला दिया गया। आज ये फ़ैसला दिया गया है कि जो सीटें बची थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 92 सीटें इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर। अब 92 सीटों पे हर 5 सीट पे 1 सीट उन्हें मिलनी थी टेक्नोक्रेट की सीटें, वो है ख़वातीन की सीटें और अक़लियत की जो सीटें बनती है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो दीगर जो जमातें जीती है उन सब की सीटें उन्हें दी गई है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बची थी। आज ये फ़ैसला दिया गया है कि जो सीटें बची थी वो सब इनमें फिर डिवाइड किया जाएगा। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी में वो सीटें भी तकसीम कर दी गई है। किसको कितनी सीटें मिली है उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। जो ECP की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसमें नून लीग PP और JUI को एक एक नशिस्त मिली है। नून लीग को एक मिली है, पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली है। साथ ही साथ JUI फेक और फजल रहमान का जो ग्रुप है उन्हें एक सीट मिली है। इसके अलावा जो है जो उनके नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक है रमेश कुमार है, जेम्स इकबाल है, नीलम है, ये जो है कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ये वो लोग हैं जो अक़लियत की सीट पर मुंतखब हुए हैं और कौमी असम्बली के ये तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी उस पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को उन्होंने सीटें दे दी, या JUI को उन्होंने सीटें दे दी। देने के बाद उन्होंने अपने जो रुकन है उनको मुंतखब कर लिया और वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। इस तरह जो है पंजाब असम्बली में भी यही है, KP में भी यही है, सिंध असम्बली में भी यही है। तमाम जितने भी है, खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ ख़वातीन के जो नोटिफिकेशन जारी हुई इसके मुताबिक JUI को 8 और नून लीग को 2 नशिस्तें मिल गई है। मतलब 10 सीटें वो PTI का हक़ था। मतलब वो सीटें जो PTI की सीट बनती थी वहाँ उनके PTI के कैंडिडेट्स को आना चाहिए था। वहाँ नून लीग और JUI के जो अरकान हैं वो वहाँ पर आए हैं, उन्होंने सीटें दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये फ़ैसला दिया। फ़ैसला देने के बाद वो सारे वहाँ पे चले गए, एज़ नुमाइंदा वहाँ बन के असम्बलीज़ में वो चले गए हैं। इसमें सितारा आफरीन है, एमन जलील है, मदीना गुल है, राबिया शाहीन है, नीलोफ़र बेगम है, नाहिदा नूर है, आरफा बीबी है, आमना सफदर है, फ़ायज़ा मलिक है और नईमा कश्वर है। ये तमाम वो ख़वातीन हैं जो JUI और नून लीग के जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उन्हें दी गई थी। इसके मुताबिक ये सारे आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। टेक्नोक्रेट सीटें, वो तमाम टेक्नोक्रेट सीटें जो
पी टी आई का हक था या पी टी आई के पास जो सीटें मौजूद थी या उनका हक बनता था, उन सब को जो है आज छीन कर इनको दिया गया है। इसके अलावा जो है सिंध असेंबली की अगर मैं बात करूँ तो सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के जो नशिस्तों की तादाद है वो तकरीबन 116 हो गई है। जो उनकी तकरीबन 90 प्लस उनकी अपनी सीटें थी, अब उन पे जो है टेक्नोक्रेट की जो सीटें हैं वो मिला के अब 116 उनकी सीटें बन गई है। और MQM की तादाद जो है 37 हो गई है, 37 MQM की, क्योंकि तकरीबन 27 सीटें वहाँ से ये जीते थे, कराची से तकरीबन वो जीत चुके थे और सिंध से 1-2 सीटें उन्होंने निकाली थी। इसके बाद टेक्नोक्रेट की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी उनको मिला के आज उनकी 37 सीटें जो है सिंध असेंबली के अंदर मौजूद है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तकरीबन 9 सीटें हैं, वो 9 सीटें हैं जो वहाँ से जीत चुके हैं मुख्तलिफ सिंध के सूबाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से या कराची से मुख्तलिफ उसमें से जीत चुके हैं। वो सिर्फ उनके 9 सीटें हैं, क्योंकि उन्हें कोई टेक्नोक्रेट सीटें उन्होंने नहीं दी, वो सब छीनी गई। GDA के 3 है और जमात इस्लामी का सिर्फ 1 रुकन जो है इस वक्त सिंध असेंबली में मौजूद है। तकरीबन बहुत सारी सीटें हर असेंबली में, पंजाब में, KP में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ PTI जीती थी। और अगर मैं KPK की बात करूँ तो वहाँ पे उनकी अक्सरियत थी PTI की, इसके बावजूद उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी। वफाक में भी तकरीबन 92 सीटें पर उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी, वो तमाम सीटें छीन कर जो है आज मुख्तलिफ़ जमातों में बांट दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरह PTI के साथ जुल्म व जबर हो रहा है या जिस तरह उनको दबाया जा रहा है, ये सीटें उन्हें वापस मिलेगी। और मुमकिन तौर पर यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से भी यही आ सकता है कि वो इन सीटों का हकदार नहीं है और जो सीटें उन्होंने नून लीग या पीपल्स पार्टी को दी है वो सही है, उन्हें वहीं सीटें उन्हें बरकरार रखें। ये फ़ैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं इसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ख़बर जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद है वो है जेल में जो मुलाकात हुई है। जैसे कि मैंने बताया था कि जेल में 2 अहम मुलाकातें हुई है। किस किस की मुलाकात हुई इस पर मैं बात करूँगा। एक मुलाकात जो है शेर अफजल मुरवत साहब की हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो है उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं कभी डील नहीं करूँगा, किसी से डील नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कौम मेरे साथ है, मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया, KPK में मुझे इंतखाब किया। अब नेशनल असम्बली में मुझे कहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, मेरी PTI को झंडा पार्टी को कहीं पर झंडा लहराने की तक इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे वोट दिया, 92 सीटें मुझे मिली है और बहुत सारी सीटें छीनी गई है। फार्म 45 के मुताबिक बहुत सारी सीटें PTI जीती है, लेकिन फार्म 47 और 49 के मुताबिक दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कामयाब करार दिया गया है। तो मैं कभी डील नहीं करूंगा, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, जब तक जितना चाहे, जब तक आप चाहें जेल में रखें, मुझे 7 साल 10 साल या 20 साल आप जेल में रखना चाहें रख ले, लेकिन मैं ये सब झेलूंगा, लेकिन आवाम के लिए आवाम के एतमाद को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तो उन्होंने ये बयान आज जारी कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। इसका आगाज़ जो है पेशावर से होने वाला है, पेशावर से तकरीबन इतवार के रोज़ एहतजाज की कॉल दी है। और सेकंड मुलाकात जो है अली अमीन गंडापुर की हुई। अली अमीन गंडापुर के इमरान खान साहब मुझे आज मुलाकात हुई है जेल में बाकायदा तौर पर, क्योंकि वो वज़ीर आला बन गए हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स आते थे उन्हें अंदर नहीं भेजा जाता था, और आज फुल प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचने के बाद इमरान खान से उन्हें मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने KPK के जो वजारत है, किस किस को कौन सी वजारत देनी है, जो कैबिनेट है, उस पर बात करने के बाद तकरीबन उन्होंने डिसाइड किया 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 माविन खुसूसी का ऐलान किया जाएगा। मतलब KPK की जो असेंबली है उसमें 10 वज़रा होंगे, 3 मुशीर होंगे और 3 माविन खुसूसी वहाँ पे होंगे। उसका नाम भी उन्होंने तकरीबन डिसाइड कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि आज जो इतवार के दिन एहतजाज करेंगे। जिस तरह धांधली हुई या जिस तरह मैंडेट चोरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और इस एहतजाज को अभी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं ख़ुद डील करूँगा या मैं ख़ुद इसको लीड करूँगा। वो ख़ुद इसको लीड करेंगे और पेशावर में एहतजाज वहाँ से होगा और पूरे KPK में, और इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। इसके अलावा ये एहतजाज प्रॉपर तरीके से पूरे मुल्क में फैलेगा। और एहतजाज का जो पहला जो टारगेट है या एहतजाज जहाँ से शुरू हो रहा है वो है पेशावर। और अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि मैं प्रॉपर तौर पर जो है इसको लीड करूँगा, लीड करके इस एहतजाज को आगे बढ़ाऊँगा।
اچھا، ایک خبر جو ہے میرے پاس سب سے اہم خبر ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ ہے اسحاق ڈار سے متعلق ہے۔ اسحاق ڈار کے ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ کی ایک آڈیو ہے۔ آڈیو میں جو ہے وہ آرمی چیف کو یا آرمی کو، پاکستان کے جو آرمی ہے انہیں نشانہ بنا رہے۔ ان کی آڈیو کیا ہے وہ میں ذرا آپ کو سناؤں گا۔ انہوں نے پراپر یہ کہا کہ کسی آرمی چیف کی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی، اتنی گالی کسی کو نہیں پڑی۔ مطلب آج تک تاریخ میں جتنے آرمی چیف پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی، اتنی گالی انہیں نہیں پڑی۔ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب اس کو اتنی گالی پڑ رہی، اتنی بے عزتی اس کے ساتھ ہو رہی، لیکن اس کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اس کو یہ شاید یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب اس کے ساتھ کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا مختلف اس میں پلیٹ فارم پہ جو ہے کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ اس کا نام لے رہے، پہلے بتایا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے تمہیں اذیت دی۔ لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، مطلب پہلے جب کسی پہ تنقید ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد نام تو نہیں لیتے تھے، لیکن اب نام لے کر جو ہے تنقید کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ آڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں جو ہے مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسحاق ڈار چیئرمین سینٹ بننے کے خواہاں تھے اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہاں تھے۔ نواز شریف صاحب پہ جتنے کیسز تھے سارے ختم کر دیے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب باہر ملک چلے گئے تھے، انہیں واپس بلایا گیا اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنائیں گے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے۔ انہوں نے مختلف اشتہارات بھی مختلف اخبارات میں اشتہارات دیے، ٹی وی پہ اشتہارات چلائے، اور باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو عوام نے وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے، لیکن جب دوسرے دن رزلٹ آیا تو اس کے بعد ان کی سیٹیں پی ٹی آئی سے بھی کم نکلی کے بعد اب نون لیگ اور پی ٹی آئی کے گٹھ جوڑ سے جو حکومت بنی ہے اس میں شہباز شریف کا نام سامنے آیا اور نواز شریف کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مطلب مائنس نواز شریف اب مکمل طور پر ہو چکا ہے اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو مبینہ طور پر یہ آڈیو سامنے آئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر آرمی کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان آرمی کو، اور آرمی چیف صاحب کو جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹارگٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کی اتنی بے عزتی ہو رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب ایک طرف ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکنڈ سائڈ پہ وہ جا کے چھپ چھپایا جو ہے ان پہ تنقید کیے جا رہے ہیں یا ان کی عزت اچھالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر جو ہے آج یہ آڈیو سامنے آئی ہے اور آرمی کو پراپر طور پر جو ہے نون لیگ اب نشانہ بنا رہی، کیونکہ ان کا جو پلان تھا، پلان کے مطابق ایک نے سینٹ چیئرمین بنانا تھا اور ایک نے وزیر اعظم بننا تھا، لیکن دونوں ناکام ہو گئے، دونوں فیل ہو گئے۔ اس کے بعد سینٹ چیئرمین ابھی اس کا نام تو سامنے نہیں آ سکا، لیکن وزیر اعظم کا جو امیدوار ہے وہ شہباز شریف صاحب ٹھہرے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ایک بار پھر سے، اور اسحاق ڈار صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں راستے سے اب ہٹ چکے ہیں۔